नजराता न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। कोरोना के लहर के दरमियान प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से ICMR और एम्स ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज के तरीकों की फहरिस्त से प्लाज्मा थेरेपी को हटा लिया गया है। इस ताल्लुक से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ICMR और नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि कोरोना के तरीके इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जाना चाहिए। मेंबरान के मुताबिक कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी मौसर नहीं है और कई मामलों में इसका बेजा इस्तेमाल होता है। नेशनल टास्क फोर्स और वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के मरीजों में प्लाज्मा से कोई थेरेपिक फ़ायदा नहीं होता। स्टडी में ये बात सामने आई है कि अतिया दहिंदा के प्लाज्मा हमेशा काबिल एतबार नहीं होते। प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ माकूल तादाद में होनी चाहिए, ये भी तय नहीं होता। प्लाज्मा थेरेपी में ऐसे अफराद का खून इस्तेमाल किया जाता है जो कोरोना बीमारी को मात दे चुके हैं। इससे कबल इसी तरह की स्टडी चीन और नीदरलैंड में की जा चुकी है, जिसमें कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी के गैर मौसर होने की बात सामने आई है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष श्रीवास्तव जी हैं जो प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली और NCR में। इसके अलावा डॉक्टर नरेश चावला हैं जो कि नायब सदर हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। दोनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर नरेश चावला, सबसे पहले सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होती कैसे और ये कैसे काम करती है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज से दसियों साल पहले भी ट्राई की गई है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी बीमारी को जूझने में अगर मरीज को दिक्कत आ रही है तो जो एंटीबॉडीज़ उसको अपने आप नहीं बन पाती, उन एंटीबॉडीज़ को हम बाहर से सप्लाई करते हैं। और जो ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक प्लाज्मा होता है। तो ये माना जाता था, इस सोच से काम किया था कि उस पेशेंट को एज ए लाइफ सेविंग मेजर प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। इस साल तो थोड़ा सा शुरू से हम शक कर रहे थे। लास्ट ईयर जब पहली वेव आई थी तो प्लाज्मा थेरेपी को बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था और इसको खूब ट्राई किया गया था और ये माना जाता था कि इससे काफ़ी जानें बच रही हैं। लेकिन ये सच है कि मैं ये बात स्पष्ट बताना पाऊंगा, जिस चीज़ के लिए सीधे इलाज ना हो, डायरेक्ट इलाज ना हो, वो बात मरीज की जान पे आ जाए तो कई चीज़ें ट्राई की जाती हैं, उन पे अनुसंधान, शोध, रिसर्च किया जाता है। कुछ ठीक बैठता है, कुछ गलत बैठता है। तो क्या डॉक्टर साहब ये माना जाए कि बगैर रिसर्च के ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी हिंदुस्तान में? ये कहना गलत है। ये कहना सरासर गलत होगा। आज की तारीख में जितनी भी ड्रग प्लाज्मा थेरेपी से लेके रेमडेसिविर से लेके इवन सिंपल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सासाइक्लिन जो कि करोड़ों की ताकत में ट्राई किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आयोमेक्टिन, सब पे सवाल है। तो ये मतलब कतई नहीं हो गया कि सब दवाएं गलत हैं। सब दवाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक वायरस को मारने के लिए सिंपल चीजें होती नहीं है। जो अगर हम आज की कोविड-19 की लड़ाई में देखें तो दो ही चीजें पक्की हैं, एक ऑक्सीजन थेरेपी और एक स्टेरॉइड्स। लेकिन ये दोनों, आप जानते हैं ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो स्टेरॉइड्स हैं ये दोधारी तलवारें हैं। ये लाइफ सेविंग भी होती हैं, लाइफ को खराब भी कर सकती हैं। आपने सुन लिया होगा ब्लैक फंगस सुना है, तो ब्लैक फंगस का कारण ही यही है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड मिल गए, उनका कोरोना से तो बच गए और ब्लैक फंगस से मरने का नंबर आ गया। तो ये कहना गलत होगा कि अनुसंधान नहीं हुआ। ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है जिसमें कई चीज़ें ट्राई की जाती हैं। कुछ नॉलेज हमें विदेशों से मिलती है, कुछ नॉलेज हम खुद हासिल करते हैं। उसको हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में अच्छी खासी रिसर्च चल रही है आजकल। आफ्टर ऑल हमने भी एक नई दवाई बनाई है तो इसलिए। लेकिन अब का जो लेटेस्ट जो राउंड है वो WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी इज परहैप्स यूजलेस। और इसी को देखते हुए हमारे देश की DGCI ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया कि प्लाज्मा चावला जी सवाल ये कर रहा था मैं कि क्या ये थेरेपी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, या अगर कोई होता है कि भाई मैं इस थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहता हूं, हो सकता है मैं बच जाऊं, तो वो कर सकता है? जो अभी जो गाइडलाइन आई है उसके तहत क्या कोरोना के जो मरीज हैं उनको बिल्कुल भी ये थेरेपी नहीं दी जाएगी, या कुछ अस्पताल अपने हिसाब से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हर हॉस्पिटल जो इसको करता है उसको DGCI से अप्रूवल लेना पड़ता है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि सबसे पहला केस मैक्स शालीमाबाग न्यू दिल्ली में किया गया था। उसके बाद उसको बड़ा सफल पाया गया, वो माना गया कि मरीज उससे ठीक हो गया है, लेकिन शायद मरीज किसी दूसरे एफर्ट से ठीक हो रहा था। लेकिन एज ऑफ नाउ, इवन टिल यस्टरडे, कल तक भी प्लाज्मा थेरेपी के हजारों केस कल तक हुए हैं, परसों तक भी हुए हैं। लेकिन इस नई गाइडलाइन के तहत जहां तक मेरी समझ जाती है कि एनी हॉस्पिटल विच डज इट, उसको बकायदा इसमें 2 जाने इन्वॉल्व हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक डोनर होगा जिसको कोरोना हो चुका होगा और कोविड-19 हो चुका होगा और उसने बकायदा उसको एंटीबॉडीज होंगी, वो देगा। और रेसिपिएंट जो कोरोना कोविड-19 का मरीज मर रहा है, वो डॉक्टर को लगता है कि उसको मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये वैसे ही मर जाएगा, तो ट्राई करना पड़ता है। अब इसको मुझे इस बात का मुझे नहीं, अब तक जो अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान के अरेंजमेंट में थी उसके तहत ये स्पष्ट था कि बकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है ड्रग अथॉरिटी का। अब उसके बिना भी कुछ लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, बट इतना मुझे मालूम है टिल यस्टरडे तक, कल तक भी कई लोगों ने प्लाज्मा लगवाए हैं। क्योंकि हमें इसलिए पता चल जाता है कि सोशल मीडिया में प्लाज्मा की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अब इस लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग से डॉक्टर्स का क्या एटीट्यूड होता है और अथॉरिटीज का क्या एटीट्यूड होता है, प्लस सबसे बड़ा मरीज का क्या एटीट्यूड होता है। एक डॉक्टर ने मरीज को एक आईसीयू में एडमिट कर दिया, उसकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है, लग रहा है ये मरने ही वाला है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब आपके दिन में जो सूझता है आप वही कहेगा। जो रेमडेसिविर है, आप सोच के देखिए, उसको भी हमने उसके बारे में कभी बड़ा नहीं बोला, हमने खुलेआम कहा है वो वंडर ड्रग नहीं है। और वो ड्रग 800 रुपए की जो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 50,000 रुपए ब्लैक में बिक रही है। जी जी हाँ, तो आप सोच के देखिए, जब ऐसी बात है, मैं आपको आपके चैनल के थ्रू से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि जान पे बन रही है कि मरीज तो मर ही जाएगा, आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, इसको हम कहते हैं तिनके का सहारा। उसमें मरीज कहता है, मरीज से डॉक्टर अथॉरिटी ले लेता है कि भाई मेरे जवान से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आपके लिए जो मेरे पास बेस्ट है मैंने करवा दिया, या तो आप इस हॉस्पिटल पेशेंट को कहीं और शिफ्ट कर दो, या मुझे कुछ कहो तो ये चीजें होती हैं, वो कहेगा आप ये भी नहीं ट्राई करते। तो ऐसी स्थिति, बुरा नहीं मानिएगा, दर्शक भी समझ लें, ऐसी स्थिति आज भी खुलेआम आ रही है, खुलेआम मौतें खुलेआम हो रही हैं। कम जरूर हो गई हैं, लेकिन आज भी हम 2.5-3 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बिल्कुल केसेस में, बिल्कुल डॉक्टर साहब, केसेस में तो कमी आ रही है, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। आज भी 4,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। मरीज कहता है, वो वही मरीज कहेगा डॉक्टर साहब आपको मैंने ऑथराइज किया था, जो मर्जी ट्राई करे। तो उसमें डॉक्टर करता क्या ना करता, डॉक्टर के सामने एक मरीज मर रहा है, डॉक्टर बेचारे टीवी पे रोए हैं, उनके अपने हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं। हमारे फर्स्ट वेव में 1000 डॉक्टर्स मर गए और सेकंड वेव में 250 डॉक्टर मर गए हैं। और आपको बता दूं, कल एलोन में वी हैव लॉस्ट 50 डॉक्टर्स। आप सोच के देखिए, ऐसी कठिन स्थिति है जिसमें डॉक्टर के पास एक सीधा इलाज है ही नहीं। सीधा इलाज का मतलब वो कहेगा चले यार मैं अपनी समझ से ये ट्राई करता हूं। इवन डॉक्टर बेबस हैं, मजबूर हैं, थके हुए हैं। बिल्कुल नरेश जी, इस पर भी बात करेंगे कि डॉक्टर, कल आपने जैसे बताया कि एक दिन में 50 डॉक्टरों की मौत हुई, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव जी हैं, प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली NCR में, इनसे भी बात करेंगे। संतोष जी, आपसे यहाँ पर एक सवाल यह है कि प्लाज्मा डोनर की अब तक शिद्दत से तलाश थी। हमने देखा कि सोशल मीडिया हो या इंटरनेट के जरिए या और भी जो रिश्तेदार हैं वो तलाश करते फिर रहे थे कि कोई भी हो जो प्लाज्मा डोनेट कर सके, लेकिन अब अचानक इस पर रोक लगा दी गई है। जी, बड़ा थोड़ा सा हैरान कर देने वाला डिसीजन तो है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर चावला भी बता रहे थे कि केसेस इतने सारे हैं और हमें कुछ ना कुछ इसमें उपचार के सारी संभावनाओं की कोशिश करते रहना चाहिए कि पता नहीं कौन सी संभावना से हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाए और जो मरीज है, गंभीर मरीज है, वो ठीक हो जाए। तो कल तक तो जिस तरीके से बहुत सारे हजारों केसेस सोशल मीडिया पे वायरल हैं लोगों के पास, और डॉक्टर्स ने सभी हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा रिकमेंड किया गया है, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ये हॉस्पिटल जारी करता है पेशेंट फैमिली को, और पेशेंट फैमिली फिर इसे ढूंढने के लिए जारी होती है। बहुत सारे कोरोना वायरस जो हम उन्हीं को कोरोना वायरस वॉरियर्स ही बोलेंगे, जो कोविड से रिकवर्ड हो गए और वो लोग भी विलिंग टू हैं कि अगर हम ठीक हो गए तो हमारे प्लाज्मा से दूसरा भी ठीक हो जाए। तो जो ये परसेप्शन था जो पिछले 2020 में हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बेसिस पे बिल्कुल सही था कि मैक्स दिल्ली हॉस्पिटल ने पे प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, 50 केसेस पे ट्रायल किया था मई मंथ में 2020 में, और वहां से रिजल्ट हमें मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि तब तक तो कोविड को कोई जान नहीं रहा था, कोविड वायरस को कैसे हम डिफेंड करेंगे।
तो प्लाज्मा थेरेपी एक सोल्यूशन के रूप में देखा गया था और उस पर ट्रायल किया गया था। लेकिन साथ साथ में देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा कि उस गंभीर मरीज को कई और ट्रीटमेंट भी दी जा रही थी साथ साथ में। लेकिन जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी एक नई उम्मीद की किरण बनी थी, और जिससे कि अब पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो लगता था कि हाँ प्लाज्मा से भी ठीक हुआ है। और पूरे साल में 2020 में हम लोगों की एक ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली हमने 2000 से ज्यादा केसेस को कोऑर्डिनेट किया था। बिल्कुल संतोष जी, आपने कहा कि 2000 से ज्यादा केसेस को कोऑर्डिनेट किया, तो इसमें थेरेपी से क्या कुछ लोग बचे होंगे? क्या इस तरह की कुछ रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। और आज मैं बहुत सारे फैमिलीज, क्योंकि जिन लोग फैमिलीज के लोग बचे हैं, पेशेंट बचे हैं, वो फैमिलीज आज तक हमारे जुड़ी हुई हैं। और वो फैमिलीज उसके बाद से लगातार मदद के रूप में, प्लाज्मा हेल्प के रूप में खुद उतर के आई। उनके पेशेंट, उनके जो अदर फैमिली मेंबर्स थे, उन लोगों ने भी, वो भी डोनर बन के उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की। सोशल मीडिया पे लगातार जैसे आज की स्थिति बनी हुई है, 2020 में भी बनी थी, तो सब लोग मददगार के रूप में आए, क्योंकि उनका पेशेंट अगर ठीक हुआ है तो दूसरे पेशेंट को भी ठीक हो सकता है। तो यही एक सोच बन गई, एक उम्मीद बनी। प्लाज्मा एक उम्मीद के रूप में देखी गई इलाज के, कोविड से गंभीर मरीज थे। तो इस उम्मीद पे, ये उम्मीद थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे ट्रायल किए जाते हैं, किसी मरीज को ठीक होने में गंभीर है, स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो डॉक्टर को भी बोला जाता है जी आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं अभी सर्टन इंजेक्शंस, दवाइयां, मेडिसिन। उसमें एक प्लाज्मा एक ऑप्शनल था कि एक ठीक मरीज का प्लाज्मा अगर दे दिया जाए तो शायद हमारा ठीक हो जाए। उम्मीद थी ऊपर वाले का, हम उस पर कृपा बनाएंगे, सोचेंगे कि हाँ भाई चलो ये भी एक हो सकता है हमारा मरीज ठीक हो जाए। और पेशेंट फैमिली जिस तरीके से देखा गया है कि बहुत ज्यादा रेट में 2020 में तो हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग ठीक हुए हैं और आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैं डायरेक्टली संपर्क में हूं काफी फैमिलियों के साथ, और वो फैमिलियां इस बार भी, जैसे ये नई वेव आई, सेकेंड वेव आई, इसमें भी वो पर्टिकुलर फैमिलीज जिनके पेशेंट ठीक हुए थे, वो उतर के मददगार के रूप में हर तरफ से वो खड़े हुए हैं। और वो लोग भी मदद करने को तैयार हो रहे थे, जिन अदर पेशेंट को, जिनको जरूरत है, उनको प्लाज्मा को मुहैया कराने के लिए संभावित डोनर्स की खोज में। तो अब जो कल का है, कल तक की स्थिति ये बनी थी कि मेरे पास भी लगातार डेली के डेली 80 से 100 रिक्वेस्ट आ जाती हैं। अब इतने रिक्वेस्ट को मीट करना, डोनर ढूंढना एक चल रहा था कि हाँ भाई इससे मिल जाता है पेशेंट फैमिली को प्लाज्मा, तो वो लगता है उन्हें एक उम्मीद हो जाती है कि अब मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। और स्वाभाविक था कि ठीक हो रहा है, लेकिन अब हमारी नेशनल टास्क फोर्स के हिसाब से उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही कि वो प्लाज्मा से ठीक हो रहा है पेशेंट, या किसी दूसरी ट्रीटमेंट के जो दवाइयां दी जा रही है, इंजेक्शन दी जा रहे हैं, उससे ठीक हो रहा है, इसके बारे में तो मैं क्लिनिकली नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना था कि प्लाज्मा देने के बाद से पेशेंट फैमिलीज काफी सेटिस्फाइड नजर आई, पेशेंट ठीक हुए, और हम लोगों को भी धन्यवाद मिलता है। तो ये तो एक बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 18 नवंबर 2020 की ये रिपोर्ट है, जिसमें आईसीएमआर ने कहा था कि सोच समझकर थेरेपी, जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसका अगर इस्तेमाल अस्पताल वाले कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं तो सोच समझकर करें। तो पहले से ही भरोसा नहीं था, इस पर शक की गुंजाइश पहले से ही थी। देखिए, एक तो होती है यूजफुलनेस, जैसा कि मैंने बताया आपको, इस टाइम स्थिति वो आ जाती है लिटरली डूबते को तिनके का सहारा। कोई तिनके से बचता तो नहीं है ना, लेकिन होता है कि यार ये तो मर ही जाएगा। जितनी मौतें चल रही हैं, मौतों का तांडव नाच चल रहा है, और अभी कितनी और होनी है हमें नहीं मालूम। उसके बाद थर्ड वेव की पहले ही डर चल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई करे तो क्या करे? इसमें जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्लाज्मा थेरेपी को एक अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता था। ऑफ कोर्स जो प्लाज्मा डोनर हुए स्वस्थ होना चाहिए, उसमें सब बीमारियां पहले उसका टेस्ट करवा के HIV, हेपेटाइटिस B, C, कोई और किस्म का वायरस ना चला जाए, वो होता है। तो अब जो WHO की गाइडलाइंस कहती है कि प्लाज्मा थेरेपी ट्राई ना की जाए, उसको देखा था कि हमारी हिंदुस्तान को गाइडेंस मिली, तो ICMR और DGCI ने कहा ये ट्राई ना किया जाए। अब ये प्रैक्टिकल में कहाँ आ पाता है कि या तो इसको वर्ड यूज किया जाएगा, इट इज बैंड, द वर्ड इज इट इज बैंड, तो एक और है। सेकंड थिंग, इट इज नॉट डिजायरेबल, नंबर 2 है। थर्ड थिंग, द गाइडलाइंस से दैट प्लाज्मा थेरेपी डज नॉट कंट्रीब्यूट मच। जो कल तक, जो जैसे कि मिस्टर संतोष भी बोल रहे थे, ही हैज बीन डूइंग, ही इज द ग्राउंड मैन,
वो कम का करता है, क्योंकि बंदे को लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मरीज इज डाइंग एनीवे। तो जैसे कि आपने कहा क्या पहले अनुसंधान नहीं किया गया था, तो जब से ये पिछले 1 साल से कोरोना आया है तब से आपने देखा होगा जो नॉर्मल काम को तेजी से किया जा रहा है। अदरवाइज वैक्सीन पहले बनने में 3-3, 4-4 साल लग जाते ट्रायल में। जी जी बिल्कुल। तो अब उस वैक्सीन को हमें महीनों में खींचना पड़ रहा है। तो जो अप्रूवल दिए जा रहे हैं दे आर कॉल्ड इमरजेंसी अप्रूवल। सो एज आई टोल्ड यू वी आर फेसिंग ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। उसमें कई चीजों को फास्ट करना पड़ता है, कई चीजों पे एकदम जजमेंट करनी पड़ती है, तो प्लाज्मा थेरेपी भी शायद उसी में है। अब सवाल यह है कि मरीज अगर बिल्कुल डेथ बेड पे है, ही विल डाई एनीवे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये होता है। तो नाउ इट इज फॉर द थिंक टैंक, फॉर ICMR, फॉर DGCI एंड द एक्चुअल यूनिट्स इन्वॉल्व, जो कि प्लाज्मा थेरेपी की जो इनका नेशनल टास्क फोर्स है, ये सब मिलजुल के फैसला किया करेंगे कि अब आगे क्या किया जाए। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर और जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की प्लाज्मा थेरेपी का नाम शायद कोरोना से पहले कम ही लोगों ने सुना होगा, तो क्या इसका इलाज और दूसरी जो बीमारियां हैं, मौलिक बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, उसमें भी किया जाता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है? यस, खुलेआम किया जाता है। चाहे वो हेपेटाइटिस बी का केस हो, चाहे वो HIV का केस हो, चाहे कोई और डिजेनरेटिव बीमारियां हैं जिसमें एंटीबॉडीज अंदर से पेशेंट में इतनी जान नहीं है कि वो डेवलप कर पाए, वो बाहर से हम सप्लाई कर दें। इट्स जस्ट लाइक ब्लड। एक आदमी का खून निकल गया, वो मरने का नंबर आ गया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया, तो उसको हम ब्लड देते हैं। सेम इज ट्रू फॉर प्लाज्मा थेरेपी, लेकिन प्लाज्मा में हम एंटीबॉडीज देते हैं। उस एंटीबॉडी से क्या होता है, फायदा हो सकता है, थियोरेटिकल फायदा, जो एकदम उसका सिस्टम फाइट नहीं कर रहा, उसका सिस्टम कुछ टाइम पे फाइट कर सकता है। ये अब तक की सोच मेडिकल वर्ल्ड में आज भी है। When it is converted to जो WHO करते हैं, ये टिपिकल स्टडीज पे जाते हैं। WHO means whole of the world. That means the studies are going on at many places, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इंडिया में। तो इनको टोटल फाइनल निकाला जाता है जब पता चलता है कि यार ऐसा कोई बहुत फायदा, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डबल ब्लाइंड मल्टी सेंट्रिक स्टडीज। इस पे बेसिस पे उनको बताना पड़ता है ताकि वो किसी किस्म का उनको क्रिटिसिज्म ना मिले। अगर उस बेसिस पे रिसर्च पे उनको लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी फायदा नहीं कर रही है तो दे हैव टू गो अगेंस्ट इट। संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल तकरीबन हमने 1 साल इस कोरोना के दौर में किया, अब इस पर एक तरह से पाबंदी लग गई है कि इसका इस्तेमाल कोई फायदेमंद नहीं है, ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या आपके नॉलेज में है इस तरह के कि कोई और देश हो जहां पर इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जा रहा हो? सर मैं जुड़ा हुआ हूँ कई कंट्रीज के साथ, क्योंकि रिक्वेस्ट हर जगह पेशेंट फैमिली जो इंडिया में है और इंडियंस काफी दूर दराज विदेशों में भी हैं। USA की एक टीम है जो कि हम लोगों को लगातार पिछले साल से बनी हुई है हमारे साथ। वो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू प्लाज्मा पे हेल्प कर रहे हैं। आज सुबह सुबह उनका भी मेरे पास कॉल आता है, वॉइस मेल आती है, वॉइस मैसेज आता है कि संतोष जी ये क्या हो गया। हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इतने लोगों की हमारे को ब्लेसिंग्स मिली, थैंक्स मिले कि उनका पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के बाद ठीक हो गया है। यूएस में भी ये प्लाज्मा थेरेपी चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा था। तो अब इंडिया के इतने हमारा रेट इतना अच्छा है कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, पेशेंट फैमिली के साथ अटैच्ड हैं, हॉस्पिटल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लड बैंक है, उन लोगों के साथ हमारा संपर्क है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद अगर हमें हफ्ते भर में मालूम होता है कि पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आ गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि चलो एक गंभीर मरीज था और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो प्लाज्मा थेरेपी के बाद से ठीक हो गया है। तो ये दोबारा से मैं ये कहूंगा कि खाली प्लाज्मा नहीं दिया गया है उस पेशेंट को, उसको और भी अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया गया होगा, किससे ठीक हुआ है। लेकिन प्लाज्मा एक उम्मीद के रूप में देखा गया है, जाना गया है और एक भरोसा है परिवार को कि उनका पेशेंट शायद प्लाज्मा से भी ठीक हो सकता है। डॉक्टरों को भी बहुत से उम्मीद है, बहुत सारे डॉक्टर संपर्क में हैं जिन डॉक्टर्स ने हमें कॉल किया डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, और उनको अपने नियर एंड डियर्स के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ी। और वो लोग भी मैं ऐसे कई नाम मेरे जहन में हैं, अभी मैं बता भी सकता हूं, लेकिन उनके
अपने माता पिता डॉक्टर्स के, वो भी प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं और उनका भी धन्यवाद आया है कई बार। तो देखिए, एक उम्मीद थी, गंभीर थे, परेशान थे, एक उम्मीद होती है कि डॉक्टर कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं, उस तरह से प्लाज्मा भी दिया गया है। तो प्लाज्मा से ठीक होना एक संभावना थी। इस संभावना को अगर बिल्कुल ही नकार दिया गया है कि ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जिस तरीके से पेंडेमिक है, संतोष जी, यहाँ पर ये जानना चाहूंगा आपसे कि प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर आप हैं, जो भी आपकी संस्था है या आप जिसके लिए भी काम करते हैं, क्या आप लोगों की तरफ से सरकार से ये अपील की जाएगी या मेडिकल काउंसिल से ये अपील की जाएगी कि इसको भी जारी रखा जाए? भाई, अगर इससे फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो इसको जारी रखने में क्या बुराई है? नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, बिल्कुल। ये हम लोग बिल्कुल चाहेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि एक उम्मीद जो बनी हुई है उसको कम से कम जिंदा रखिए। और हम इससे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक रिकवर्ड पेशेंट से उसके अच्छी एंटीबॉडीज जिसने कि कोरोना वायरस के को डिफीट किया हुआ है, वो एंटीबॉडीज डाली जा रही है, तो उससे पेशेंट को कोई नुकसान तो नहीं है। उससे हाँ ये है कि अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट के, और डिपेंड करता है सर। अभी किसी की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी पेशेंट का कम है, तो प्लाज्मा किसी पे कारगर है और किसी पे नहीं भी है। लेकिन अगर जिन पे कारगर है, तो मैं ये कहूंगा कि एक उम्मीद है कि ठीक हो सकता है। तो उस उम्मीद को हम सबके माध्यम से अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अगर उम्मीद बनी रहती तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज बाकी तो डिसीजन मेडिकल क्लिनिक है कि हमारी नेशनल टास्क फोर्स ने जो डिसीजन दिया है, जो आईसीएमआर गाइडलाइन सब आ गई है कि उन्होंने इसे हटा दिया है इस ट्रीटमेंट से। अब आगे जो भी है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि हम लोगों को बेहतर सेटिस्फेक्शन मिली इस काम को करके, इस सेवा को करके, कि प्लाज्मा फैमिलीज को हम लोगों ने डोनर्स मुहैया कराने में मदद किया, डोनर्स को मोटिवेट किया। और संतोष जी, गाइडलाइन जो आई है उसमें यह भी कहा गया है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसमें यह भी कहा गया कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा था, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो यह गलत इस्तेमाल किस संदर्भ में कहा गया है? क्या इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, या पैसे लेकर किए जा रहे थे, या कुछ गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा था? गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल, यहां पे मैं कहना चाहूंगा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इसका कुछ गलत इस्तेमाल तरीका गलत हुआ है। और कई बार कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसी जगह दिखे, कई ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जहां पे प्लाज्मा रखा हुआ प्लाज्मा बेचा जा रहा था। अब वो पता नहीं वो प्लाज्मा रखा हुआ कैसा है, रिकवर्ड पेशेंट का है या किसी अनरिकवर्ड पेशेंट का है। पेशेंट फैमिली को अगर प्रिस्क्रिप्शन में मिल गया कि प्लाज्मा थेरेपी करानी है, वो एनी हाउ उसे लेना चाह रहेगा, उसको ढूंढता हुआ वहां तक पहुंचता है और उसे ब्लैक मार्केटिंग में काफी बड़ी बड़ी प्राइस देके उसको वो थैली मिलती है। लेकिन अब ये नहीं पता कि वो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा था या किसी नॉर्मल पेशेंट का दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके की भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई है, रही है और देखने को मिला है। कई बार हॉस्पिटल्स भी प्लाज्मा लेके दे रहा है, पता नहीं उस पेशेंट को चढ़ा या नहीं चढ़ा, कोई देखने तो जा नहीं रहा है सर। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल पेशेंट को नहीं भी चाहिए। कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल देखने में आए हैं कि जिन्होंने प्लाज्मा लिया और अगले दिन सुबह डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को। फैमिली ने प्लाज्मा तो दे दिया, वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब ठीक होके डिस्चार्ज हो गया। तो भाई एक दिन पहले आपने प्रिस्क्रिप्शन क्यों दिया था प्लाज्मा के लिए? तो प्लाज्मा वहां पे स्टोर हो गया, अब उसे बेचा जा रहा था, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी के साथ इन घटनाओं पे हम पाबंदी लगा सकते थे, ऐसी चीजों को पाबंदित किया जा सकता है। लेकिन अगर एक इलाज के लिए एक संभावित थेरेपी थी, बिल्कुल एक उम्मीद थी, लोगों को होप थी, तिनके का सहारा, बिल्कुल, तो ये से तो शायद बेहतर होता। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आना चाहूंगा इस वक्त। आपने जिक्र किया कि डॉक्टरों पर भी काफी असर कर रहा है कोरोना। कल का आपने जिक्र किया कि एक दिन में तकरीबन 50 डॉक्टर जो है वो मौत की नींद सो गए इस कोरोना की वजह से। तो कैसे, जब डॉक्टर ही नहीं बच पा रहे हैं, तो आम लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि इस कोरोना से इस तरह से बचा जाए? ये एहतियाती तदाबीर है या ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें? किस तरह से आम लोगों को हम भरोसा दिलाएं? देखिए, ये कोरोना, इसमें कोई कहने की, छुपाने की बात नहीं है। पूरी दुनिया पे एक कहर बन के आया है। अमेरिका वगैरह में आपको पता होगा 3 करोड़ केस हो चुके हैं, वो कितने लोग मर चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इंडिया पिछले बार के लॉकडाउन से कुछ बच गया था, लेकिन इस बड़ी लहर से, जिसको कि प्रॉपर्ली टैकल नहीं किया गया था, इस बार हम आज भी कहने को शहरों में कुछ केस कम हो रहे होंगे, विलेजेस में हमारे ग्रामीण भाई बहुत बुरी तरह मर रहे हैं,
बहुत बुरी तरह, ना उनके टेस्ट हो पा रहे हैं, ना उनको कोई इलाज मिल पा रहा है। तो आपने कहा कि डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स होते हैं, जो कि फ्रंट लाइन पे होते हैं। डॉक्टर कोई अल्टीमेटली कोई भी कुछ करता रहे, अल्टीमेटली चाहे क्लिनिक्स में हो, चाहे नर्सिंग होम्स में हो, चाहे आईसीयूज में हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे डॉक्टर को वहाँ होना ही होगा। तो डॉक्टर का संक्रमण ज़्यादा होता है, एक वजह ये है। ऑब्वियसली जब संक्रमण ज़्यादा होगा तो जो वायरल लोड उस पर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको कोविड-19 होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो कितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, डॉक्टर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसको भगवान ने कोई शील्ड दे दी है। वो तो सबसे ज़्यादा लायबल है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो तभी आपको मैंने कहा है कि 250 डॉक्टर्स इस न्यू वे में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं। और हमारे एक जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल, कल रात को उनका निधन हुआ है। आज से हफ्ता पहले हमारे जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शरद अग्रवाल का डेथ। उसके अलावा तो गिनती नहीं है। आज तो हम तो ओबिचुरीज करते करते सोशल मीडिया में थक जाते हैं। रोज हम उठते हैं तो तैयार होते हैं कि आज कौन गया जी, आज कौन गया जी। यंग डेथ्स भी हुई हैं। और जहाँ तक आपने कहा उनका बचाव कैसे किया जाए, तो उनका बचाव बहुत कम पॉसिबल इसलिए है कि वो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स, ये तो मेंबर्स हैं, हजारों लाखों मेंबर्स नहीं भी हैं, प्लस डेथ्स का सिलसिला जो मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। अभी तक हमारे डॉक्टर्स उस चैलेंज को मीट कर रहे हैं। उसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, डॉक्टर्स काम करना बंद कर दें, डॉक्टर्स काम करना बंद कर देंगे, फील्ड पे जाना बंद कर देंगे, आईसीयूज में काम नहीं करेंगे, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल, तो उसके बाद तो आप सोचो मानवता को बचाएगा कौन। तो इसलिए डॉक्टर्स को तो अपना रोल, अपनी जान को जोखिम में डाल के अदा करना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है। हम भी कर रहे हैं, क्लिनिक्स में कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम तो सब डॉक्टरों को कहते हैं भैया कि इस चीज़ को थोड़ा कॉपरेट करो, अननेसेसरी स्कैरिटीज मत करो, डरो नहीं। अपने 85 to 90% ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 कैन बी मैनेज्ड बाई होम आइसोलेशन ओनली बाई द सलाह ऑफ ए डॉक्टर, जो कि आपको वीडियो टेलीफोन पर सलाह दे सकता है। 10% को जो कि बड़ी उम्र के हैं, जो कि कोमोर्बिडिटीज है, उनको बड़ी मदद की जरूरत है। हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला आपका भी, और संतोष श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।